हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसका आज 11वां दिन है। जो आज हम लोग ALP का 11वां सीरीज करने वाले हैं। तो चलिए आइए समय को ना व्यतीत करते हुए हम लोग अपने सीरीज को देखते हैं। ठीक है, तो आज सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है खरगोश होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जो ये लोमड़ी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी, ठीक, बाघ, कुत्ता, ये सभी के सभी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जो खरगोश होता है ये क्या होता है, शाकाहारी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खरगोश की आंतें लंबी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। तो देखिए पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 हैं, तीसरे आवर्त में 8 हैं, चौथे आवर्त में 18 हैं, पांचवें आवर्त में 18 हैं, छठवें में 32 है, सातवें में 32 है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला। तो ये कह रहा है कि 8 तत्व किसमें मौजूद होता है। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में क्या होता है कि 8 तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है कि पहला जो आवर्त होता है इसमें 2 तत्व होते हैं। ठीक है, जो दूसरा और तीसरा आवर्त होता है इसमें 8 तत्व होते हैं। ठीक है, चौथा और पांचवा इसमें 18 तत्व होते हैं। ठीक है, जो छठवां और सातवां होता है आवर्त, ये सब आवर्त है। ये क्या है, आवर्त। ठीक है, ये आवर्त है। और ये क्या दिया है यहाँ पे, तत्व की संख्या, तत्व की ये संख्या। ठीक है, ये तत्व की संख्या को बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो देखिए पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व। ठीक है, और चौथे और पांचवें आवर्त में 18, और 6 और 7 आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व, तो दूसरे और तीसरे तत्व में 8 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर मतलब स्पेस लॉ उत्पन्न होती है। तो कैसी लॉ उत्पन्न होती है, किस रंग की लॉ उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने पर कोई चीज किसी का दहन होता है तो वहां पे नीली लॉ उत्पन्न होती है, नीली लॉ उत्पन्न होती है। कैसी, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, नीली लॉ उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीली, क्या होगा, नीली लॉ उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, नीली लॉ उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होने पे नीली लॉ उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अब थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं कि ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। ठीक है, बस समझ में आया। श्वसन के द्वारा हम लोग कितना लेते हैं, 21%। कितना, 21% ग्रहण करते हैं। ठीक है, कितना परसेंट, 21% ग्रहण करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। यह वायुमंडल में 21% उपस्थित होता है, ऑक्सीजन 21% उपस्थित होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन सा होने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा जो है ये मुकुलन विधि द्वारा
क्या करता है, प्रजनन करता है मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा जो होता है यह प्रजनन करता है मुकुलन विधि द्वारा, ठीक है। हाइड्रा जो होता है मुकुलन विधि द्वारा ये प्रजनन करता है। जैसे अगर कहा जाए कि मुकुलन जो होता है, मुकुलन 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 में एक हाइड्रा होता है, ठीक है, हाइड्रा और एक ईस्ट, ठीक है। ईस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस विधि द्वारा ये प्रजनन करते हैं। मुकुलन में हाइड्रा और ईस्ट जो होते हैं, मुकुलन विधि में हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक होता है क्या, पुनरुद्भवन पुनर्जनन, तो उसमें क्या होता है, एक हाइड्रा और प्लेनेरिया भी उसमें क्या होते हैं, उस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है, ठीक है। हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए ये बेहतरीन सा प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और कार्बन के अणुभारों की संख्या पता होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। 27.3% तो होने वाला है, लेकिन ये कैसे होगा इसको समझते हैं। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछा है, तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन का अणुभार, ठीक है, अणुभार, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार, ठीक है, अणुभार, ठीक है, इंटू 100। ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फार्मूला। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, ठीक है, कार्बन का अणुभार, ठीक है, अणुभार होगा 12, ठीक है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकाल लेंगे, तो ये कितना होगा, कार्बन का 12, ठीक है, और प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन का 32, ठीक है। तो इनको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। अब इस सूत्र में हम लोग रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/44 इंटू 100। जब इसको हम लोग 4 से काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो ये टोटली मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 इंटू 100, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 300/11, इसी को काटेंगे तो 27.3% हो जाएगा। बस समझ में आया। तो कार्बन जो ये दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो 27.3% होगा। कितना होगा, 27.3%। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। किससे, सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो सूखी गैस के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। बस मिलना गया। तो सूखी आइस, सूखी बर्फ या ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य, ठीक है, गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो वह होता है मध्य पे स्थित होते हैं, वह मेटाफेज में स्थित होते हैं, ठीक है, मेटाफेज में स्थित होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं, मेटाफेज में स्थित होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल जो होता है ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। विद्युत जो सेल होता है, ठीक है, विद्युत सेल जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल जो है कन्वर्ट करता है। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ हम लोग कुछ और प्रश्नों को, क्या कि जो रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है,
देखिए यहाँ पे तो ये है विद्युत ऊर्जा, ठीक है, क्या है, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है। तो इसको विद्युत से, ठीक है, विद्युत से, विद्युत से, विद्युत जो सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक मोमबत्ती को हम लोग ले लेते हैं, किसको, मोमबत्ती को। तो मोमबत्ती जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा जो है वो क्या है, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती, मोमबत्ती जो होता है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन, ये जो हमारा मोमबत्ती होता है ये क्या करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 क्वेश्चन यहाँ से। विद्युत जो सेल होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती जो होता है ये भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, जैसे दिया 18 वोल्ट बराबर, ठीक है, स्पेस 3 ओम। तो इस प्रश्न को थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक तरीके से। देखिए जैसे यहाँ पे ओम लॉ होता है, ठीक है, ओम लॉ, ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम। तो ओम का नियम जो होता है वो क्या होता है, V = IR। क्या होता है, V = IR। जो ये हमारा V होता है ये वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज होता है। ये जो हमारा I होता है ये करंट होता है, क्या होता है, करंट होता है। ये जो हमारा R होता है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज को हम लोग V से दिखाते हैं, करंट को हम लोग I से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग R से दिखाते हैं। लेकिन जो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, हाँ ये देखिए करंट को I से दिखाते हैं। ये जो वोल्टेज होता है इस वोल्टेज का जो मात्रक होता है यूनिट, ध्यान दीजिएगा यूनिट, ठीक है, यूनिट जो होता है वोल्ट ही होता है। जो करंट होता है इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, इसका मात्रक, करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है, क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, इसका सिंबल ये है, ठीक है, ओम होता है, ओम होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब ये वोल्टेज = IR होता है तो इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका एम्पियर होता है, इसका ओम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है ये 18 वोल्ट दिया, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये 18 यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे किस संख्या से गुणा करें कि ये 18 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से, लेकिन 6 से ऑप्शन में तो दिया है सभी के सभी 6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या हम लगाएंगे, यूनिट करंट का लगाएंगे, करंट एम्पियर, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 एम्पियर। बस समझ में आ गया, 6 एम्पियर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बस समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है, कह रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो कौन सा परिवर्तित होगा, दिशा जो होगा वो परिवर्तित होगा। इस ऑप्शन का जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दिशा परिवर्तित होगा। जब एक समान वृत्तीय वेग होगा तो यहाँ पे त्वरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिशा पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बस समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी तल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। तो वह वाष्पीकरण की विधि होती है जिसमें तरल पदार्थ की गति क्या होती है, धीमी होती है। वाष्पीकरण में
तरल पदार्थ की गति क्या होती है, धीमी होती है। बात समझ में आ गया। तरल पदार्थ जो होंगे उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण की गति धीमी होगी। बात समझ में आ गया। तो वाष्पीकरण की गति क्या होगी, धीमी होगी। वाष्पीकरण की गति क्या होगा, धीमा होगा। ठीक है, वाष्पीकरण की गति धीमा होगा किसमें, तरल पदार्थ में। ठीक है, तरल पदार्थ में वाष्पीकरण की गति क्या होगी, धीमी होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। कह रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को, तो देखिए यहाँ पे यम दिया हुआ है क्या, 20 केजी। ठीक है, 20 केजी। कह रहा है कि एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक, तो यच दिया हुआ है हमारा 2 मीटर। ठीक है, उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल जी, तो हमारा क्वेश्चन में छूट गया है 10 मीटर दिया हुआ, 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये जी का मान दिया है, क्या दिया है, 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे 10, जो जी का मान है ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ था जी का मान। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो होगा यम जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार्य की गणना करेंगे। तो जो दिया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 20 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 जूल। ठीक है, 400 जूल कार्य का आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 400 जूल होगा। क्या होगा, 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर 400 जूल होगा। जो W इक्वल टू जो कार्य होता है, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है F, ठीक है, इंटू, ठीक है, यस। ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य का सूत्र होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये जो प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड जो होते हैं आमतौर पर क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। बात समझ में आया, अम्लीय होते हैं। कैसा प्रकृत होता है, अम्लीय। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में से इका एल्युमिनियम की जगह लेता है। तो जो एल्युमिनियम है, तो इसमें मेंडलीफ जी ने एक, जब पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के जब बनाया, आवर्त सारणी को जब बनाया था, तब इन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो उसी के दौरान इन्होंने ये बात कहा था कि भविष्य में तत्वों को क्या होगा, खोज होगा और इस पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया। तो इन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह छोड़े हुए थे, जिसको इन्होंने क्या किया था, एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका करके ये सभी तत्वों के लिए जगह छोड़े थे। ठीक है, तो उनके जगहों पे नए तत्वों को रखा गया। तो उन तत्वों को थोड़ा आइए हम लोग जान लेते हैं कि क्या है वो तत्व। तो ये देखिए, जो यहाँ पे तत्व थे उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो स्कैंडियम था, ठीक है, स्कैंडियम, ठीक है, ये एका बोरान, ठीक है, एका बोरान, एका बोरान। ये जो गैलियम था ये था एका
एक का एल्युमिनियम, एक का एल्युमिनियम, ठीक है। ये जो जर्मेनियम था वो किसका था, हमारा जर्मेनियम जो था वो किसका था, ध्यान देंगे। ये देखिए स्कैंडियम, एक का बोरान, गैलियम, एक का एल्युमिनियम, जर्मेनियम जो था वो जर्मेनियम जी था, एक का सिलिकॉन, किसका था, एक का सिलिकॉन, किसका था ये, एक का सिलिकॉन। बात समझ में आया, जो ये जर्मेनियम था एक का सिलिकॉन, ठीक है, एक का सिलिकॉन, बात समझ में आ गया। तो ये जो तत्व थे ये इस तरह से रखे गए थे, ठीक है। तो ये मेंडलीव जी के द्वारा ये कार्य किया गया था। उन्होंने बोला था कि भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी, आज जो नए तत्वों को इन पीरियोडिक टेबल में इस तरह से सजाया जाएगा, रखा जाएगा, ठीक है। हुआ भी ऐसा ही, ठीक है। तो देखिए ये स्कैंडियम, एक का बोरान, गैलियम, एक का एल्युमिनियम, ठीक है, जर्मेनियम, एक का सिलिकॉन। तो जो ये एक का सिलिकॉन के लिए जगह छोड़ा गया था तो वो जर्मेनियम ने जगह ले लिया। जो एक का एल्युमिनियम था उसका स्थान गैलियम में गैलियम जो तत्व है वो ले लिया। एका बोरान का जो जगह है वो स्कैंडियम ने ले लिया, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग समझ गए होंगे अब कि क्या होने वाला है। तो एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम का जगह किसने लिया था, तो गैलियम ने ले लिया था। ऑप्शन बी में मौजूद है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए कह रहे यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है, इसका पीएच स्तर। तो देखिए ये अनिल जी को मत भूलिए, ठीक है, किसको, अनिल जी को मत भूलिए, ठीक है। अनिल का मतलब देखिए क्या कह रहा है, अनिल, 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 अनिल का मतलब अम्ल, ठीक है, अम्ल, ठीक है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये अनिल जो है अम्ल नीले को लाल में लिटमस पत्र को परिवर्तित करता है। तो इसका अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच जो स्तर होता है ये 6.9 तक, 0 से लेके 6.9 तक होता है। तो इसमें ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि 6.9 से नीचे कौन है, तो ये 6 है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बात समझ में आ गया। तो ये 0 से 6 तक अम्ल का जो स्तर होता है 0 से 6.9 तक होता है। तो अब इसमें क्या होगा, 6 ऑप्शन दिख रहा है जो ऑप्शन डी में मौजूद है आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये देखिए ये आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू सो मच।